Hello everyone, online class 9th, subject SST, chapter 1st, part 2, features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। फर्स्ट, हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनेशन? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी? विच decisions might be taken by non-elected official in a democracy? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार के लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वह कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? What kind of election constitute a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों की पूरा किया होना जरूरी है? Who are the people who can elected the ruler or get elected as rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a basic democracy deny some citizens this right? अब हम देखते हैं कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy, or must a democratic government functions with some limits? It is necessary for a democracy to respect some right of the citizens. सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकारें के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं पर बंध कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? Let's consider each of these questions with the help of some examples. आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से हम विचार करते हैं। Major decisions by elected leaders. प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed this designations to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fund. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the National and Provisional Assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised
supervised by a national security council which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the National and Provisional Assembly. So Pakistan has had elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों पर लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान के चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. But let's focus on one of these. Can we say that the rulers, the elected by the people in Pakistan, not quit people, might have elected their representatives to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decisions. The power of take final decisions result with the army officer and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorships and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those why are not elected. In a few countries, the real powers was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. This gives us the first features in a democracy. The final decisions making power must rest with those elected by the people. अब स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग ने अपने शासकों का चुनाव किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वह अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। वह जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वह औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। जैसे पिछले अध्याय में आपने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय सोवियत संघ को समकालीन इराक और अमेरिका की भूमिका में देखा होगा। फिर इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना इलेक्ट्रॉन्स आर रेगुलरली
held after every 5 years for electing the country parliament called Kavango Remin Dai Biao Dahui National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army before costing election. A candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. The government is always formed by the Communist Party. Since its independence in 1930, Moscow holds elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule, but until 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposition parties did contest elections but never managed to win. The PRI was now to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition politics parties except to criticize them. Sometimes polling booths were shifted from one place to another in the last minutes, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of the money in the campaign for its candidates. Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here in China. In the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved. Why it can be called this a choice? In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against it. These are not fair election. We can thus add a second features to our understanding of democracy. Holding elections of any kinds is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. So, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. We shall find out more about a democratic elections in chapter 3. अब हम देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की सांसद को कवागुओ रेमिन दाइबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की सांसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस सांसद को देश के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की से मंजूरी लेनी होती है।
2002 से और 3 में हुए चुनावी में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी छोटी पार्टियां के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी को ही बनती रही। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी जीत उन्हें हासिल नहीं हुई। चुनाव के तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया जब भी तक विपक्षी दल की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही न डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवार को चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव के लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद भी यही लगता है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह काफ़ी सारी समस्याएं चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता था। क्या हम अपने मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वह शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ पर हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वह चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता पर बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। अब लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 पे आगे बात को जानेंगे। थैंक यू।